लड़की बेहोशी से होश में आती है और पाती है कि वह एक बंद अंधेरे कमरे में कैद है। तभी एक मोटा ताज़ा तेलिए सा अंकल दरवाज़ा खोलकर भीतर आता है और गंभीर चेहरे से कहता है, तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन मैं अच्छा इंसान हूँ। मैंने ही तुम्हें बचाया है। मैंने तुम्हें बंद किया है ताकि तुम बाहर न निकलो, क्योंकि बाहर भयानक घटना हो चुकी है। लगभग सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ यहाँ रहकर ही तुम जिंदा बच सकती हो। लड़की को यह सब बकवास लगता है। उसे शक है कि अंकल कोई विक्षिप्त कैदी बनाने वाला है, लेकिन आगे जो कुछ होता है वह लड़की और दर्शकों की सोच को बार बार पलट देता है। कहानी की नायिका शाओमी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर घर छोड़ देती है और रास्ते में गाड़ी चला रही होती है। तभी बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वह ध्यान बंटने पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह देखती है कि वह एक अंधेरे कमरे में है। उसका पैर घायल है, पट्टी बंधी हुई है और उस पर लोहे की जंजीर लगी है। उसके पास उसका बैग और मोबाइल है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। इसी बीच वही मोटा अंकल अंदर आता है। शाओमी डर जाती है, मगर वह बिना कुछ गलत किए उसे चाबी और बैसाखी देकर चला जाता है। शाओमी फिर भी सतर्क रहती है। वह बैसाखी को नुकीला बनाकर हथियार बना लेती है और बिस्तर को जलाकर धुआं पैदा करती है। जैसे ही अंकल दरवाज़ा खोलता है, वह उस पर हमला करती है, मगर अंकल फुर्तीला निकलता है और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देता है। होश आने पर अंकल कहता है कि उसने शाओमी को कार दुर्घटना से बचाया है। बाहर की हवा जहरीली है। शायद रूस ने गैस हमला किया है या एलियन आए हैं, और अब लगभग सारे लोग मर चुके हैं। यह जगह उसका बनाया हुआ भूमिगत शरण स्थान है। अगर शाओमी जिंदा रहना चाहती है तो यहीं रहना होगा। शाओमी को यह सब झूठ लगता है और यकीन हो जाता है कि अंकल कोई विक्षिप्त है। अंकल भरोसा दिलाने के लिए उसे बंद नहीं करता और बाहर ले जाता है। वहां शाओमी देखती है कि एक और घायल व्यक्ति, दाढ़ी वाला आदमी, भी वहीं रह रहा है और वही बात कहता है कि बाहर सचमुच जहर फैला है। अंकल उसे ऊपर ले जाकर बाहर दिखाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। खेत में मरी हुई सुअरें पड़ी हैं। शाओमी कुछ पलों के लिए शक में पड़ जाती है कि शायद वह सच बोल रहा है, मगर तभी उसे बाहर खड़ी वही पिकअप गाड़ी दिखाई देती है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। उसका शक फिर पक्का हो जाता है। दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि अंकल कभी नौसेना में था और हमेशा मानता था कि एक दिन जैविक युद्ध या एलियन हमला होगा। इसीलिए उसने पहले से यह बंकर बनवाया और राशन जमा किया। वही कहता है कि उसने भी आसमान में एक बड़ा धमाका होते देखा था और इसलिए यहाँ आकर शरण ली। लेकिन शाओमी को अब भी यकीन नहीं होता कि यह सब असली है। रात को खाने के समय शाओमी नोटिस करती है कि अंकल की कमर पर बाहर के दरवाजे की चाबी टंगी है। वह चालाकी से दाढ़ी वाले से छेड़खानी करती है ताकि अंकल जल जाए। अंकल गुस्से में उसे धमकाता है और शाओमी उसी वक्त चाबी चुरा लेती है। तभी ऊपर से कार की आवाज़ आती है। अंकल ध्यान बटाता है। शाओमी बोतल से उसके सिर पर वार करती है और सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर की ओर भागती है। सचमुच उसने देखा कि एक कार बाहर आ रही है। यह फिल्म 10 क्लोवरफील्ड लेन की कहानी है, जिसे आपके लिए टेक्स्ट में समझाया गया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और संक्षिप्त हिंदी सारांश में बदल दूं, 5 से 6 पंक्तियों में, ताकि पढ़ना आसान हो जाए? घायल चाचा जल्दी से उनके पास पहुंच गए, लेकिन श्याओमी उन्हें पहले गेट के पीछे बंद कर पाने में कामयाब रही। जैसे ही श्याओमी दूसरा गेट खोलने ही वाली थी, उसने अचानक एक महिला को कार से बाहर भागते देखा, जिसका चेहरा झुलस गया था। वह बेतहाशा शीशे पर जोर जोर से पीट रही थी और श्याओमी से अंदर आने की विनती कर रही थी। श्याओमी दंग रह गई। दरअसल जहरीली गैस थी। बाहर खड़ी महिला साफ तौर पर जहरीली थी और कुछ ही देर में जमीन पर गिर पड़ी। एक जबरदस्त वैचारिक संघर्ष के बाद श्याओमी ने आखिरकार दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने चाचा की चाबियां लौटा दी और अंधेरे कमरे में वापस चली गई। इस एक घटना ने उसे चाचा की प्रलयकारी बयानबाजी का यकीन दिला दिया। फिर दोनों ने खुलकर बातचीत की और चाचा ने स्वीकार किया कि उन्होंने श्याओमी को टक्कर मारी थी। चूंकि आपदा इतनी अचानक आई थी, इसलिए वह आश्रय स्थल की ओर दौड़े और गलती से श्याओमी को टक्कर मार दी, और उन्होंने उसे बचा भी लिया। इस बिंदु पर दोनों ने माफ़ी मांगी और एक समझौते पर पहुंचे। श्याओमी ने चाचा के माथे पर लगे घाव पर टांके लगाने में मदद की, जबकि चाचा अपनी बेटी के कपड़े लाकर श्याओमी को बदलने के लिए दे दिए। चाचा ने श्याओमी को ईमानदारी से बताया
कि उनकी पत्नी उनसे तलाक लेने के बाद अपनी बेटी के साथ विदेश चली गई है और श्याओमी को देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आती है, इसलिए उनके मन में उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। उन्होंने उसे अपनी बेटी की एक तस्वीर भी दिखाई। मोटे चाचा का सच्चा स्नेह देखकर श्याओमी ने आखिरकार अपनी सावधानी हटा ली। अगले कुछ दिनों तक वे तीनों बेसमेंट में एक साथ सौहार्दपूर्वक रहे और श्याओमी के पैर की चोट जल्दी ठीक हो गई। हालांकि उनके सुकून भरे दिन जल्द ही एक अप्रत्याशित घटना से भंग हो गए। एक दिन वायु निस्पंदन प्रणाली में खराबी आ गई, जिससे किसी को संकरी वेंटिलेशन नली से रेंगकर नियंत्रण कक्ष तक उसे रीसेट करने के लिए जाना पड़ा। यह काम स्वाभाविक रूप से समूह में सबसे छोटे श्याओमी को करना पड़ा। श्याओमी आसानी से नली से होकर गुजरा और सिस्टम को रीसेट कर दिया। जैसे ही वह लौटने वाला था, उसने अचानक नियंत्रण कक्ष के ऊपर एक रोशनदान, एक पवित्र ताला देखा। शीशे के पार वह एक साफ नीला आकाश देख सकता। श्याओमी एक बार फिर इतनी बुरी तरह डर गई कि लगभग उसकी पैंट गीली हो जाती। वह घबराकर दूसरी कार की ओर भागी। ये वही कार थी जिसे पहले मदद मांगने वाली औरत लेकर आई थी, लेकिन श्याओमी ने देखा कि कार लॉक थी, चाबी नहीं थी और दरवाज़ा खोलना नामुमकिन था। जब श्याओमी ने उस औरत की लाश से चाबी निकाली, तब तक जहाज और भी पास आ चुका था और हरे रंग की जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर चुका था। श्याओमी ने जल्दी से उतारा हुआ सुरक्षा हेलमेट फिर से पहन लिया और नज़दीक खड़ी एक पिकअप ट्रक में छिप गई, लेकिन फिर भी वह और गाड़ी दोनों हवा में उठा लिए गए। श्याओमी ने गौर से देखा तो पाया कि यह कोई एलियन जहाज़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय एलियन दैत्य था, जिसके मुंह में खून से सना हुआ जबड़ा था। घबराहट में श्याओमी ने कार में रखी शराब की बोतल और लाइटर देखा, तुरंत दिमाग लगाया और एक मोलोटोव कॉकटेल बना लिया और उसे दैत्य के मुंह में फेंक दिया। उस दैत्य का शरीर मानो ज्वलनशील गैसों से भरा हुआ था। वह तुरंत जोरदार धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। मौत से बची श्याओमी कार चलाकर वहां से भाग निकली। रास्ते में कार के रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ। रेडियो होस्ट ने बचे हुए लोगों को दो सलाह दी। पहली, उत्तर में स्थित सैन्य अड्डे पर जाकर शरण लें। दूसरी, ह्यूस्टन के युद्ध मोर्चे पर जाकर एलियनों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाए। श्याओमी ने कुछ देर सोचा और फिर कार घुमाकर ह्यूस्टन की दिशा में तेजी से बढ़ चली। अभी अभी जो अनुभव उसने झेला था, उससे उसे लगा कि अब वह बेहद मजबूत हो चुकी है। क्लोवरफील्ड लेन 10 2016 की एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म में केवल 4 ही अभिनेता थे। बजट महज $15 मिलियन था, लेकिन इसने दुनिया भर में $110 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी 2008 की कम बजट साइंस फिक्शन मास्टरपीस क्लोवरफील्ड से जुड़ी हुई है और इसी पृष्ठभूमि से संबंधित एक और फिल्म क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी भी रहस्यमयी रंगों से भरी है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सस्पेंस मूवी चैनल रहस्य, अपराध और थ्रिलर फिल्मों की व्याख्या पर केंद्रित